हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर फीट इंडिया। आज हम पढ़ने वाले हैं ओज़िमांडियस बाय पर्सी बिश शेली यानी कि पीबी शेली। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ओज़िमांडियस एक सोनेट है। सोनेट क्या होता है? 14 लाइन की पोएम्स। ओज़िमांडियस इज अ सोनेट। इसको उन्होंने 1817 में लिखा था, लेकिन पब्लिश 1818 में हुआ था, 1818 में, अंडर द पेन नेम क्लिरास्तिस। जो टाइटल है पोएम का ओज़िमांडियस, ओज़िमांडियस ग्रीक नेम है इजिप्शियन फेरो। फेरो कौन होता है? इजिप्ट के जो राजा होते थे उनको फेरो बोलते हैं। फेरोआ, फेरायो कुछ नहीं, फेरो। तो इजिप्ट के जो राजा थे, फेरो थे, रामसीस द सेकंड, उनको ग्रीक में ओज़िमांडियस बोलते हैं। तो जो टाइटल है उसको उनको रेफर करता है। आते हैं अब लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो शेली थे वो एक रोमांटिक पोएट थे, यानी कि वो रोमांटिक एरा को, रोमांटिसिज्म वाली मूवमेंट को बिलोंग करते थे। एंड एज सच इसलिए जो नेचर का, जो प्रकृति की जो पावर है और उस पावर का इंडिविजुअल के साथ और आर्ट के साथ, कला के साथ क्या कनेक्शन है, उसमें काफी इंटरेस्टेड थे। जो ये वाली पोएम है ओज़िमांडियस, ये उनके जो ये वाले कंसर्न्स थे उसको एड्रेस करती है। शेली एक पॉलिटिकल राइटर भी थे। ओज़िमांडियस की पब्लिकेशन के काफ़ी साल बाद उन्होंने एक पैम्फलेट भी लिखा था जिसका टाइटल था अ फिलोसॉफिकल व्यू ऑफ रिफॉर्म, जहाँ पर वो डिस्कस करते हैं कि कैसे जो पूरे के पूरे एम्पायर्स रहे हैं हिस्ट्री में, कैसे वो टाइम के साथ बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो ओज़िमांडियस में शेली अपने इन कंसर्न्स के साथ काफ़ी डील करते हैं। दोनों कंसर्न्स के साथ डील करते हैं, जो मैन वर्सेस नेचर वाला है वो, और जो उसकी पॉलिटिक्स है वो। आते हैं अब हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन पर। कुछ क्रिटिक्स का ये मानना है कि जो पोएम है ये शेली का रिस्पॉन्स है कि जो नेपोलियन का राइज और फॉल रहा था फ्रांस में, उसको डिपिक्ट करती है। अगर हम ये वाला इंटरप्रिटेशन, हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन माने, तो जो पोएम है वो एज अ वार्निंग सर्व करती है उन लोगों के लिए जो पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर की चाह रखते हैं। शेली कहते हैं कि जैसे कि ओज़िमांडियस को ओवर टाइम भुला दिया गया, वैसे ही इवेंचुअली जो पॉलिटिकल पावर, मिलिट्री पावर चाहते हैं, उसकी चाह रखते हैं, ओवर टाइम उनको भी भुला दिया जाएगा। अब बात करेंगे सेटिंग की और स्पीकर की। सबसे पहले आते हैं सेटिंग पर। तो ओज़िमांडियस की दो प्राइमरी मेन सेटिंग्स देखी जा सकती है। जो पहली सेटिंग है वो नहीं पता कब है, कि कोई अनस्पेसिफाइड टाइम और प्लेस, जो कि मोस्ट लाइकली क्या है कि हो सकता है अर्ली 19th सेंचुरी इंग्लैंड, यानी कि 19वीं शताब्दी के शुरू में जब पोएम लिखी गई थी, जहां पर स्पीकर और ट्रैवलर दोनों मिलते हैं। जो दूसरी सेटिंग है दैट इज द पास्ट इन इजिप्ट, जहां पर जो ट्रैवलर है वो ओज़िमांडियस की रूइंड स्टैचू जो है ओज़िमांडियस की, उसको देखता है। अब जो पहली सेटिंग है उस पर पोएट ज्यादा फोकस नहीं करता है, शुरू की सिर्फ लाइन भर या फिर लाइन 1.5 लाइन उसके बारे में बात करता है, लेकिन जो बाकी की सारी लाइन्स है, 12.5 लाइन्स, वो फोकस करता है डेजर्ट के सीन पर। और जब वो नेचर पे फोकस करता है और कैसे वो जो स्टैचू के जो रिमेन्स रह गए हैं, कैसे वो क्रम्बल हो चुके हैं, उसके बारे में जब वो फोकस करता है, तो पोएम ये दिखाती है कि नेचर, प्रकृति कैसे डिस्ट्रॉय कर सकती है हर उस चीज को जो इंसानों के द्वारा बनाई गई है, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम्स हों, चाहे वो स्टैचूज हों, लेकिन कैसे आर्ट यानी कि कला आपको इमॉर्टैलिटी दे सकती है। अब बात करते हैं स्पीकर की। जो पोएम का प्राइमरी स्पीकर है वो नहीं पता कौन है, अनोनिमस है। वर्ड याद रखें, अनोनिमस और जेंडरलेस। उसका कोई जेंडर नहीं मालूम, हमें नहीं पता कि वो कौन है। शेली हमें सिर्फ इतना बताते हैं कि दे मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। ये लाइन, ये कोटेशन है पोएम में से, मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। अब पोएम हमें ये नहीं बताती कि ये वाला जो हमारा प्राइमरी स्पीकर है वो इस ट्रैवलर के बारे में क्या सोचता है, या फिर ओज़िमांडियस के बारे में क्या सोचता है, या फिर जो ओज़िमांडियस के जो वर्क्स थे, जो उसका डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसके बारे में क्या सोचता है। इनफैक्ट जो ये प्राइमरी स्पीकर है उसका मेन फंक्शन क्या है? रीडर को डिस्टेंस करना जो भी बताया जा रहा है उससे, क्योंकि ये वाला जो प्राइमरी स्पीकर है ये वो स्टोरी हमें बता रहा है जो उसको एक ट्रैवलर ने बताई थी। अब ये जो ट्रैवलर है ये पोएम का दूसरा स्पीकर है, और पहले वाले स्पीकर की तरह ही अनोनिमस है, नहीं पता कौन है, और जेंडरलेस है। वो जो ट्रैवलर है वो क्या बताने में टाइम स्पेंड करता है कि जो पोएम का तीसरा स्पीकर है, जो पोएम का थर्ड स्पीकर है, उसके बारे में।
और थर्ड स्पीकर कौन है? ओzymandias खुद। और तीनों स्पीकर्स में से पोएम सबसे ज़्यादा डिटेल किसके बारे में देती है? ओzymandias के बारे में। वो खुद को एज अ किंग बताता है, अपनी ग्रेटनेस पे, अपनी पावर पे, उस पे फोकस करता है। अब हम आते हैं पोएम पर, टेक्स्ट पर, और उसका सिंपल पैराफ्रेज करेंगे सबसे पहले। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड, के जो स्पीकर है पोएम का वो एक ट्रैवलर से मिलता है जो कि एक एंशिएंट लैंड से आता है। हु सेड, जिसने कहा। अब आप देखेंगे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गए हैं। टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट, तो वो बताता है कि डेजर्ट में दो बड़े बड़े पैर उसको दिखे स्टोन के, जो कि ट्रंकलेस थे, यानी कि उनकी अपर बॉडी, ऊपर की बॉडी नहीं थी। Near them on the sand half sunk a shattered visage lies. Visage क्या होता है? एक पर्सन के, एक आदमी के फेशियल एक्सप्रेशंस। तो क्या सीन डिस्क्राइब किया उसने कि उसको जो डेजर्ट में स्टैचू दिखी वो टूटी हुई थी, पैर अलग हुए हुए थे और ऊपर की बॉडी अलग हुई हुई थी। ट्रंकलेस लेग्स यानी कि नीचे की बॉडी वाला पार्ट, और हाफ संक अ शार्टेड विसेज लाइज, तो जो ऊपर उसका फेस वाला पार्ट था वो वाला, तो वो भी सैंड में कहीं दबा पड़ा उसको मिला। अब वो आगे उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को डिस्क्राइब करता है। Whose frown and wrinkled lip, उसका फ्राउन, जो चेहरे पे उसके फ्राउन था, और wrinkled lip, उसके होठों को, and a sneer of cold command, कि जो उसके ये एक्सप्रेशंस हैं फ्राउन और wrinkled lip, वो क्या फॉर्म करते हैं? एक कमांडिंग सा, एरोगेंट सा स्नियर। अब स्नियर क्या होता है? मतलब एक तरीके की, जैसे किसी को, जैसे हम अपने से कम समझते हैं या फिर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो उस टाइम पर जैसे हम वो स्माइल पास करते हैं, दैट टाइप वाला, या फिर वो वाली जो टोन रहती है, दैट इज अ स्नियर। तो जो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं, दे फॉर्म अ स्नियर of cold command. Tell that its sculptor well those passions read which yet survive. तो जो ये expressions उसने describe किए, उससे क्या पता चलता है कि जिसने ये स्टैचू बनाई थी वो बहुत अच्छे से पैशंस, जो उसकी फीलिंग्स थी, जो जिसकी वो स्टैचू है ओzymandias की, रामेसिस II की, तो उसके वो एक्सप्रेशंस काफ़ी अच्छे से पढ़ पाया था, समझ पाया था, और वो एक्सप्रेशंस वो इस स्टैचू के फॉर्म में अब भी सर्वाइव करते हैं, स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, क्योंकि वो जो स्टैचू है दैट इज लाइफलेस, तो वो उस पे अब भी सर्वाइव करते हैं। द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड। क्या मतलब हुआ कहने का? कि जब वो स्कल्प्टर कौन होता है? जो स्टैचूज बनाता है। जब वो स्कल्प्टर वो फेस बना रहा था, तो उस स्कल्प्टर के स्किल्ड हैंड्स ने, उसके स्किल्ड हाथों ने बिल्कुल परफेक्टली जो उसके एक्सप्रेशंस थे, जो उसकी फीलिंग्स थी, उनको दिखाया। और वो फीलिंग्स कहाँ से आ रही थी? आप चेहरे पर क्या दर्शा रहा है? वो चेहरे पर वही चीज़ आ रही है जो उसके दिल में थी, जो ओzymandias के दिल में फीलिंग्स थी, वो उसके चेहरे पर रिफ्लेक्ट होती हैं, और वो स्कल्प्टर उन फीलिंग्स को अपनी स्टैचू में बहुत बखूबी से पेश करता है। एंड देयरफॉर इतने परफेक्टली अपने सब्जेक्ट की क्रूअल्टी को दिखाता है। कौन? स्कल्प्टर अपने सब्जेक्ट की जो क्रूअल्टी थी उसको इतने परफेक्टली दिखाता है कि जो स्टैचू है, ऐसा लगता है कि वो स्टैचू ही अपने सब्जेक्ट का, यानी कि ओzymandias का, जैसे उसका मजाक बना रही हो। एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर। पेडेस्टल क्या होता है? कि जो बेस रहता है ना, जिसके ऊपर वो स्टैचू वगैरह बनती है, तो वो नीचे कई बार स्क्वायर सा या राउंड सा बेस होता है, तो दैट इज अ पेडेस्टल। एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर। नाउ दीज लाइन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस पोएम की सबसे फेमस लाइन्स है। माई नेम इज ओzymandias, किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माई वर्क्स यू माइटी एंड डिस्पेयर। रिमेंबर दीज लाइन्स, वेरी 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 फेमस लाइन्स। अब जो ट्रैवलर है वो डिस्क्राइब करता है वो वर्ड्स जो कि इस स्टैचू के पेडेस्टल पर लिखे गए हैं। और पेडेस्टल पर क्या वर्ड्स लिखे गए हैं? माई नेम इज़ ओzymandias, मेरा नाम ओzymandias है, किंग ऑफ किंग्स, वो किंग जो कि और राजाओं का भी किंग था, उनके ऊपर भी रूल करता था। लुक ऑन माई वर्क्स यू माइटी एंड डिस्पेयर। देखो मैंने क्या बनाया है, तुम में से जो लोग अपने आप को पावरफुल समझते हो, मेरे कामों को देखो। लुक एट वॉट आई हैव बिल्ट, और जो उसकी मैग्निफिसेंस है, जो मेरी अकम्प्लिशमेंट्स की सुपीरियोरिटी है, उनको देखो। एंड फील डिस्पेयर। डिस्पेयर होता है निराशा, विदाउट होप। सो लुक ऑन माई वर्क्स यू माइटी, अपने आप को तुम माइटी कहते हो ना, मेरे कामों को देखो।
and despair and feel hopeless. Nothing beside remains. कहता है कि इस स्टैचू के अलावा और कुछ उस एरिया में बचा नहीं है. राउंड द डीके ऑफ दैट कोलोसल रैक, कि ये जो स्टैचू है, ये जो बड़ी सी स्टैचू का जो ये रैक है, रैक क्या होता है? कोई भी चीज जो कि बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गई हो या डिस्ट्रॉय हो गई हो. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. कि ये स्टैचू जो कि अब बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, रैक हो चुकी है, इसके आसपास क्या है? कुछ भी नहीं. डेजर्ट है. डेजर्ट के अंदर कुछ उगता है? नहीं. इट्स अ बैरन डेजर्ट. द लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे, दूर दूर तक सिर्फ वो डेजर्ट है, रेगिस्तान है. दैट इज इट. तो जो ये राजा ओzymandias बोल रहा था कि लुक ऑन माई वर्क्स यू माइटी एंड डिस्पेयर, तो उसके शब्दों की क्या वैल्यू रह गई? वो डिस्प्रूव ही किए गए. क्योंकि कैसे, क्या सबूत है कि जो टाइम के साथ उसकी जो सिविलाइजेशन थी, जो उसका राज्य था, जो उसका राज था, वो सब चला गया. दैट ऑल हैज बीन टर्न टू डस्ट. और उसके पास बोस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि उसके जो भी वर्क्स थे वो सब अब नहीं रहे. दे ऑल हैव क्रम्बल्ड एंड डिसअपियर्ड. अब हम आते हैं एनालिसिस और इसकी एक्सप्लेनेशन पर. सबसे पहले तो जो पोएम है और जो ओzymandias हमारी फिगर है पोएम के अंदर, वो मेटाफर है. किस चीज का? कि जो पॉलिटिकल पावर है वो कैसे आज है कल नहीं, उसकी एफिमेरलिटी का. पर ओzymandias सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पावर को सिंबलाइज नहीं करता. जो स्टैचू है वो एक मेटाफर किस चीज का और है? जो प्राइड है, जो हुब्रिस है सारी ह्यूमैनिटी की. हुब्रिस क्या होता है? वही एक्सेसिव प्राइड या एक्सेसिव सेल्फ कॉन्फिडेंस, जरूरत से ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस, जरूरत से ज्यादा प्राइड. ध्यान जरूर दें इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज के ओzymandias ने जो इतने बड़े बड़े वर्ड्स बोले, क्या फायदा था उनका? क्या बचा उसमें से? ओzymandias का जो सिर्फ बचा है वो दैट इज दैट वर्क ऑफ आर्ट. और दीज वर्ड्स, दैट इज ऑल. जिस बारे में वो बोल रहा है कि लुक ऑन माई माइटी वर्क्स, जो उसके वर्क्स थे वो कुछ नहीं बचा. तो शैली यहाँ पर क्या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं? वही चीज जो हमने शुरू में बात करी थी कि शैली यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि ये सिर्फ आर्ट और लैंग्वेज ही बचती हैं, आउटलास्ट करती हैं एज कंपेयर टू the other legacies of power. अब जैसे स्पीकर था, तो स्पीकर, 3 स्पीकर्स की हमने बात करी थी कि सबसे पहले की जो पोएम बोल रहा है, उसके बाद जो वो ट्रैवलर से मिला और वो ट्रैवलर जो ओzymandias के वर्ड्स बताता है. तो जो सबसे पहले इसमें इसके अंदर शैली क्या करते हैं? वो डिस्टेंस करते हैं रीडर को ओzymandias से और ज्यादा. इसका क्या इफेक्ट होता है कि जो ओzymandias जो अपनी इस पावर के बारे में बात करता है वो और कम इफेक्टिव लगने लगती है. उसकी जो पावर है, उसकी जो एबिलिटीज हैं, वो और कम लगने लगती है. तो इसके थ्रू शैली क्या कर रहे हैं? शैली इज क्रिटिकिंग दैट पावर के जो रूलर्स रहे हैं या उनके बड़े बड़े किंगडम्स रहे हैं, वो सारे एक ना एक दिन टाइम के साथ दे ऑल हैव फॉलन. जो ओzymandias की स्टैचू मिली है वो भी प्रॉपर हालत में नहीं मिली है. उसके पैर अलग हैं, ऊपर की बॉडी अलग है, और जो पार्ट्स मिले हैं वो भी बहुत अच्छी शेप में नहीं है. ऑफ कोर्स उसके यहाँ कहीं पर कट्स हैं, कभी कुछ है. क्या पता चलता है कि कोई भी, कितनी भी पावर टाइम के आगे, समय के आगे कुछ नहीं है, वो नहीं टिक सकती उसके आगे. स्पीकर और क्या बताता है कि टाइम ने सिर्फ इस स्टैचू को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उस पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया जिसके लिए ये स्टैचू शायद बनाई गई थी. जैसे आप स्टैचू इरेक्ट आपने करी, स्टैचू आपने खड़ी करी ताकि पूरे किंगडम को देखा जा सके. इवन दैट किंगडम हैज बीन डिस्ट्रॉयड. अब जैसे ही वो बोलता है लुक अपॉन माई वर्क्स यू माइटी एंड डिस्पेयर, इमीडिएटली उसके बाद लाइन आती है नथिंग बिसाइड रिमेन्स. एकदम से जो कॉन्ट्रडिक्शन वहां पर यूज किया है, तो वो जो किंग अपनी पावर को जो इतना बोस्ट कर रहा था, दैट इज इमीडिएटली अंडरमाइंड. ओzymandias को क्या लगा था कि हालांकि ठीक है वो खुद मर जाएगा, पर वो अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ कर जाएगा जो कि बहुत लंबे समय तक चलेगी और इंटिमिडेटिंग रहेगी. लेकिन उसके वर्ड्स में कोई वजन नहीं था, कोई दम नहीं था, बिकॉज जो भी उसने बनाया था ऑल दैट हैज क्रम्बल्ड. बचा क्या है? सिर्फ वो जो एंड में बात करता है कि सिर्फ एक डेजर्ट, दूर दूर तक स्ट्रेच होता हुआ सिर्फ और सिर्फ एक रेगिस्तान. जो ओzymandias के एक्सप्रेशंस हमने डिस्कस करे थे, फ्राउन एंड द स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, तो उससे ओzymandias की जो क्रूअल्टी थी या जो उसकी टिरनी थी वो पता चलती है. दैट इज ऑल फॉर द एक्सप्लेनेशन फॉर टुडे. उम्मीद करती हूँ आप सबको सोनेट समझ में आया होगा अच्छे से. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो. इफ यू वांट यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम. बाकी मेरे सोशल मीडिया के हैंडल्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. थैंक यू.